नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से ये बड़ी खबर, सपा डेलीगेशन मुरादाबाद से संभल के लिए रवाना। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में पहुंचेगा संभल। लाल बिहारी यादव भी डेलीगेशन में मौजूद रहेंगे और लाल बिहारी यादव डेलीगेशन की अगुवाई करेंगे। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मृतक परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो सपा डेलीगेशन पीड़ितों को आर्थिक सहायता का चेक सौंपेगा जो कि 5-5 लाख रुपए का है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। और आपको बता दें कि संभल हिंसा में कुल 5 लोग मारे गए थे और जिसमें समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था कि सभी मृतकों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। और आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल पहुंचेगा और मुरादाबाद से संभल के लिए ये डेलीगेशन रवाना हो गया है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से लेकर विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं और इस डेलीगेशन की अगुवाई लाल बिहारी यादव कर रहे हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात करके और मृतक के परिवार का हालचाल जानेंगे और ये डेलीगेशन मुरादाबाद से संभल के लिए रवाना हो गया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मुरादाबाद से संभल के लिए रवाना। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में ये डेलीगेशन संभल पहुंचेगा और लाल बिहारी यादव भी डेलीगेशन की अगुवाई करेंगे। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मृतक परिजनों से मुलाकात करेंगे और पीड़ितों को आर्थिक सहायता का चेक जो कि 5-5 लाख रुपया का ऐलान किया गया था, वो चेक जो है वो पीड़ित परिवार को सौंपा जाएगा। तो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मुरादाबाद से संभल के लिए रवाना हो चुका है। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने की कोशिश कर चुका था लेकिन नाकामयाब रहा था, क्योंकि प्रशासन ने संभल की स्थिति को देखते हुए वहां पर धारा 167 लागू कर दी गई थी, जिसके तहत समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को संभल नहीं जाने दिया गया था। प्रशासन की तरफ से प्रशासन ने डेलीगेशन को रोक दिया था और अब एक बार फिर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वो संभल जाने की कोशिश में है। और इस डेलीगेशन में विधानसभा और विधान परिषद दोनों के नेता माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज संभल पहुंचेगा, कौन कौन इस डेलीगेशन में शामिल है और ये डेलीगेशन कब तक पहुंचेगा? क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए शिवम, आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, माता प्रसाद पांडे, सांसद इकरा हसन, रुचि बीरा और जियाउर रहमान समेत 10 सदस्यों का दल संभल पहुंचेगा। मुरादाबाद में सभी लोग इकट्ठा हुए, सभी नेता इकट्ठा हुए, जहां से अब सपा का दल रवाना हो चुका है संभल के लिए, जहां पर वह 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपेंगे और इसके अलावा जो है पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी उप मुखिया अखिलेश यादव ने शुरुआती दौर से ही कहा था कि संभल हिंसा बीजेपी की वजह से हुई है, बीजेपी नेताओं की वजह से हुई है और ईवीएम से ध्यान भटकाने के लिए जो है यहाँ पर बवाल करा दिया गया। और सपा ने यह भी कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है उसको लेकर जो है वह आवाज उठाएंगे। और इसी के मद्देनजर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर आज 10 सदस्यों का डेलीगेशन संभल पहुंच रहा है। जी चूंकि आसिफ, एक बार पहले भी कोशिश की जा चुकी है समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन से, तो अब चूंकि संभल में स्थिति ठीक ठाक है और अब ये डेलीगेशन शांतिपूर्ण तरीके से आज पहुंचेगा, या इसमें भी कुछ अड़चने या बाधाएं या धारा 163 अभी भी लागू है, इसको लेकर कोई जानकारी?
देखिए शिवम, अगर बात करें सुबह की, तो सुबह जो है लाल बिहारी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने दावा किया था कि उन्हें प्रशासन रोक रहा है कि आप संभल नहीं जा सकते हैं। लेकिन दोपहर बाद स्थिति साफ हुई और लाल बिहारी यादव ने ही दावा किया कि उन्हें संभल जाने की अनुमति मिल चुकी है। संभल के डीएम और एसपी ने उन्हें सहमति दी है और जिस तरीके से मुरादाबाद से सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल के लिए रवाना भी हो गया है, कुछ देर में यह दल संभल पहुंचेगा। हालांकि अभी जो खबरें आ रही हैं कि सपा प्रतिनिधिमंडल को लेकर कोई भी रोक टोक नहीं है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और सपा के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने भी दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सपा में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए ही उनका दल जा रहा है, पीड़ितों की मदद के लिए जा रहा है और साथ ही साथ जो है जिस तरीके से वहां पर अत्याचार हुआ है उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। फिलहाल जिस तरह से सपा ने संभल और बहराइच मामले को लेकर जिस तरह से सियासत शुरू की है और जिस तरीके से बीजेपी सरकार को घेरा है और साथ ही साथ इन सब के बीच जिस तरह से संभल का सियासी माहौल बिगड़ गया था, कहीं ना कहीं जो है लोग जो है इसको लेकर काफी आशंकित थे कि कब कहाँ स्थिति बिगड़ जाए। और अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहा है और पहुंचने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अब देखना यह होगा कि संभल जिले की सीमा पर समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल प्रवेश कर पाता है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। जी आसिफ, इस डेलीगेशन में कुल कितने लोग शामिल हैं? चूंकि माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव तो अगुवाई कर रहे हैं, और कौन कौन से नेता हैं और क्या संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं? देखिए शिवम, अगर सपा प्रतिनिधि मंडल की बात करें तो इसमें नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में यह टीम गठित की गई है। इसमें सांसद इकरा हसन, रुचि बीरा, जियाउर रहमान बर्क समेत कई सांसद हैं और इसमें विधायक भी शामिल हैं संभल के। इसके अलावा संभल के जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। कुल मिलाकर इस डेलीगेशन में सदस्यों की संख्या 10 है। और जिस तरह से जियाउर रहमान बर्क पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है, हालांकि वह डेलीगेशन के सदस्य हैं, वह भी शामिल है। तो जिस तरह से 10 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल संभल पहुंच रहा है, इससे सियासी पारा भी पूरी तरह से हाई हो चला है। हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि हुआ कोई भी पीड़ित हो उसकी मदद करता है। और समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से हाथरस में सत्संग हुआ था उसमें लोग मरे थे, उनकी भी मदद किया। बहराइच में भेड़िया आतंक से जो लोग पीड़ित थे उनकी भी आर्थिक सहायता की गई। और इसके अलावा अब संभल में जो लोग मारे गए हैं उनके मृतक है उनके परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 5-5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। हालांकि इसके पलटवार जिस तरह से बीजेपी हमला बोल रही है और यह कह रही है कि यह सियासी चाल है समाजवादी पार्टी की, कहीं न कहीं अब राजनीतिक माहौल गर्म है। लेकिन एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी पर हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि संभल में मारे गए युवकों के परिजनों की वह हर हाल में मदद करेगी। जी आसिफ, चूंकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश की, तो जिस तरीके से आपने हाथरस का जिक्र किया, आपने बहराइच का जिक्र किया और फिर ये संभल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी आर्थिक सहायता देकर एक वो माहौल बनाने की कोशिश में समाजवादी पार्टी पहले से ही लगी हुई है, क्या संभल जाना और आज ये जो पीड़ित परिवार हैं जिनकी मौत हुई थी पूरे दंगे में, उनके परिवार से मिलना और एक तरीके से उनको आर्थिक सहायता देना, क्या ये संदेश देने में समाजवादी पार्टी सफल हो रही है कि जिस तरह से खास करके जो ये कोर वोटर भी माना जाता है मुस्लिम उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का, वो संदेश देने में समाजवादी पार्टी सफल हो जाएगी जो लगातार प्रयास कर रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने पीडीए की सियासत की और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी को बड़ी जीत हासिल हुई, 37 सीटों पर कब्जा हुआ। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक में मुस्लिम भी आता है। हालांकि सवालों के जवाब में ए का मतलब अगड़ा भी
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था। लेकिन जिस तरह से जो फोकस है, एक का मतलब अल्पसंख्यक मुस्लिम, और जिस तरह से अब पीडीए का फार्मूला जो है अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ कहा है कि मुस्लिम, दलित और पिछड़ों की मदद के लिए उनकी पार्टी सदैव तत्पर रहेगी। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी चाहे संबल हो, बहराइच हो या फिर अन्य मामलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, और जिस तरीके से एक एयर बनाने का काम कर रही है। हालांकि कहीं न कहीं यह वोटों की सियासत है, क्योंकि 27 का रण है, और 27 के रण में इस तरीके से संविधान, आरक्षण और बाबा साहेब को लेकर दलितों पर फोकस है। ठीक उसी तरीके से मुस्लिमों पर भी पूरी नजर है समाजवादी पार्टी की। मुस्लिमों के लिए यही वजह है कि समाजवादी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, और संबल में जो मुस्लिम युवक मारे गए हैं उनकी मदद को सामने आई है। वहीं पिछड़ों की सियासत की बात करें तो जिस तरीके से सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पिछड़े समाज से आते हैं, और वो लगातार पीडीए पंचायत का हिस्सा बन रहे हैं, और इन सब के बीच जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोटपुतली के बड़ियाली ढाणी में ऑपरेशन चेतना जारी है। 165 घंटे से लगातार जारी मासूम चेतना का रेस्क्यू ऑपरेशन 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी भी प्रशासन के हाथ खाली, और कब तक आ पाएगी चेतना बाहर, ये बता पाना प्रशासन के लिए फिलहाल अभी मुश्किल है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, एसडीएम ब्रजेश कुमार सहित पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग की टीम मौजूद है, जो लगातार मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सहयोग कर रहा है। लेकिन परिजनों की आंखें लगातार चेतना को देखने के लिए तरस रही। तो आपको बता दें कि आज 8 दिन होने को आया, लेकिन ऑपरेशन चेतना अभी अधूरा है और प्रशासन के हाथ अभी खाली हैं। आपको बता दें कि चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे प्रशासन हो, फिर मेडिकल एक बाकायदा टीम को तैनात किया गया है, हर प्रकार की तैयारी की गई है, लेकिन 8 दिन होने को आया और चेतना वो जो है अभी भी प्रशासन के हाथ खाली हैं और वो वहीं की वहीं। हालांकि लगातार कोशिश किया जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, बाहर निकालने के लिए लगातार काम चल रहा है, उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रशासन। और आपको ये भी बता दें कि 7 फीट टनल की खुदाई हो चुकी है, लेकिन प्रशासन को अभी तक सफलता नहीं मिली है। और जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, वो बेहद चिंताजनक हैं और ऑपरेशन चेतना लगातार जारी, लेकिन अभी तक प्रशासन के हाथ खाली है और वहां पर मौके पर तमाम बड़े अधिकारी, एसडीएम से लेकर जितने बड़े अधिकारी हैं सबको वहां पर तैनात किया गया है, वहां पर सब पहुंचे हुए हैं और विधायक से लेकर सांसद सब वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई फिलहाल सफलता हाथ नहीं लगी है। और वहीं दूसरी तरफ चेतना के जो परिवार वाले हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है और वो फिर जैसे तैसे बस वो चेतना को जिंदा और उसको देखना चाहते हैं और उसको देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही हैं। चूंकि 8 दिन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 8 दिन होने को आया, लेकिन ऑपरेशन चेतना चल रहा है, ऑपरेशन चेतना को सफलता नहीं मिली है। तो आपको बता दें कि कब सफलता मिलेगी ये अभी क्वेश्चन मार्क इस सफलता पर लगा हुआ है और मासूम के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरी तरफ प्रशासन है जो लगातार कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे जैसे तैसे जो है वो निकाला जाए चेतना को वापस, और प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से जुटा हुआ है। चूंकि लगातार इस तरह की घटनाएं
सामने निकल कर आ रही हैं ये बेहद चिंताजनक है। और एनडीआरएफ हो या प्रशासन, इस वक्त सबके हाथ खाली हैं। 7 फीट टनल की खुदाई की जा चुकी है, लेकिन सफलता वो अभी और नीचे है। तो एनडीआरएफ और प्रशासन पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। दिन रात टनल की खुदाई की जा रही है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं जिससे कि टनल की खुदाई तेजी से की जा सके और चेतना तक पहुंचा जा सके। लेकिन लगातार प्रशासन निकालने में लगा। तो वही हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर के समर्थन में आज किसानों का पंजाब बंद है और किसानों ने पंजाब के सभी नेशनल हाईवे बंद और रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया है। किसान सुबह 7 बजे से 140 जगहों पर हाईवे और रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठे हुए हैं। इससे अमृतसर, जालंधर, पानीपत से दिल्ली और अमृतसर से जम्मू रेलवे पर ट्रैफिक पर पूरी तरीके से बंद है। किसानों के बंद की वजह से रेलवे ने वंदे भारत समेत 167 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। पुणे में जम्मू तवी झेलम जा रही एक्सप्रेस जालंधर कैंट स्टेशन पर रोक दी गई और पंजाब से 8 राज्यों के लिए 576 रूट पर चलने वाली बसें भी बंद हैं। हरियाणा और हिमाचल समेत दूसरे राज्यों की बसें भी पंजाब नहीं आ पा रही हैं। ट्रेन न चलने की वजह से यात्री परेशान हैं। जालंधर, अमृतसर और लुधियाना के रेलवे स्टेशनों पर उत्तर प्रदेश, पुणे, बिहार और कोलकाता समेत दूसरे राज्यों के यात्री परेशान हैं। ट्रेन कैंसिल होने पर कई यात्रियों को होटल में ही रुकना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के समर्थन में गैस और पेट्रोल पंप के अलावा बाजार भी बंद कर दिए गए। हालांकि लुधियाना का मशहूर चौड़ा बाजार खुला हुआ है। बंद के दौरान किसानों और लोगों के बीच में बहस हो गई और कुछ मामले भी ऐसे सामने आए। लुधियाना में बस्ती जोधेवाल चौक जाम करने और खन्ना में जाम लगाने को लेकर किसानों और आम लोगों के बीच में बहस हो गई। तो वहीं पंजाब में किसानों ने आज बंद का आह्वान किया और बंद का असर दिखना भी शुरू हो गया है। कई शहरों में किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। किसानों के बंद के चलते आज 221 ट्रेनें प्रभावित हुई। 157 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, जबकि 50 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। बंद के चलते रोडवेज और ट्रेनों की आवाजाही में खासा असर देखने को मिल रहा है। बंद का ऐलान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक लागू है। पंजाब पूरे 9 घंटे बंद रहेगा और इस दौरान लोगों को जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। कई शहरों में किसान सड़क पर उतरे हुए हैं और जिसकी वजह से न सिर्फ यातायात प्रभावित हुआ है बल्कि आम लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलती हैं वो भी प्रभावित हुई। तो रेल सड़क यातायात पूरी तरीके से ठप है और कई शहरों में किसान सड़क पर उतरे। तो मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव ने नशा मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। जहरीली शराब से हुई त्रासदी के दर्द को याद रखते हुए इस गांव ने एकजुट होकर शराब से हमेशा के लिए दूरी बना ली है और इसके तहत गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और युवाओं ने सामूहिक रूप से शपथ ली है कि वो शराब का सेवन नहीं करेंगे, ना ही बेचेंगे और ना ही किसी को बेचने देंगे। लक्ष्मीपुर मोतिहारी का पहला ऐसा गांव है जिसे पूरी तरह शराब मुक्त घोषित किया गया है। ग्रामीणों की इस पहल ने जिले के साथ पूरे राज्य के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। गांव में इस साहसिक कदम के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां महिलाएं, बुजुर्ग और जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसपी स्वर्ण प्रभात ने गांव वालों की सराहना की और उनके इस प्रयास को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। एसपी ने घोषणा की है कि अब शराब और नशे के खिलाफ इस जागरूकता अभियान को पूरे जिले में चलाया जाएगा। अंतर्गत रघुनाथपुर थाना अंतर्गत लक्ष्मीपुर गांव है जिसको शराब मुक्त घोषित किया गया है और ये घोषणा जो है ये गांव के लोगों के द्वारा ही की गई है और गांव के जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं
इन लोगों ने गांव को शराब मुक्त बनाने का फैसला लिया है और इसी के साथ साथ एक शपथ भी लिया है। और इनके शपथ कार्यक्रम में आज जिला पुलिस अधीक्षक और जिले के अन्य पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा भी जो है इनकी हौसला अफजाई और इनके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए आज भाग लिया गया। और इसमें गांव के जितने भी लोग शामिल थे उन सभी लोगों ने शपथ ली है कि गांव में कोई भी व्यक्ति जो है वो शराब नहीं पिएगा और न ही शराब बेचने देगा और न ही शराब बेचेगा। और इस तरह का जो संकल्प है ये एक अच्छी पहल है और जिसको पूरे जिले में लागू किया जाएगा। और सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि अपने थाना अंतर्गत कम से कम ऐसे 2-2 गांव चिन्हित करें जिनको लीगल फ्री, शराब मुक्त और ड्रग्स फ्री, नशा मुक्त बनाना है और यह अभियान पूरे जिला में चलाया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ के थाना नौचंदी पुलिस ने स्कूटी सवार थप्पड़बाज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 2 दिन पहले घर के बाहर टहल रही भाजपा नेता की बहन को थप्पड़ मार दिया था और उससे कुछ दिन पहले एक रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी को थप्पड़ मारकर गिरा दिया था। आरोपी बुजुर्ग रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी को थप्पड़ मारने के दौरान सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई थी और सीसीटीवी फुटेज लेकर भाजपा नेताओं ने थाने का घेराव करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने करीब 50 सीसीटीवी कैमरे खंगालकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो वहीं झांसी में जेलर पर हमला करने के आरोप में फरार चल रहे 2 और आरोपियों की तलाश में लगी स्वाट और नवाबाबाद पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों अपराधियों के पैर में पुलिस की गोली लगने की वजह से वो घायल हो गए और पुलिस मुठभेड़ की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक नवाबाद थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पहले जेलर पर जेल में बंद कुख्यात अपराधी कमलेश यादव के इशारे पर उसके बेटे और उसके साथियों ने रेलवे स्टेशन रोड पर जेलर पर हमला कर दिया था। इस घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में अन्य आरोपी फरार चल रहे थे और जिनकी तलाश में स्वाट और नवाबाद पुलिस की बजरंग कॉलोनी के पास जंगलों में नदीम और असरफ से मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम ने इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। तो वहीं कन्नौज में बिजली विभाग के तानाशाही फरमान से आम जनता परेशान हो रही है और सौभाग्य योजना से मिले कनेक्शन की बिजली अचानक विभाग के अफसरों द्वारा काट दी गई। 37 गांवों की पूरी बिजली काट दी गई और अफसरों का कहना है कि ओटीएस योजना में लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिना बकाया उपभोक्ता की सजा काट रहे हैं। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।